वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे देखेंगे 17 मार्च 2021 के टॉप करंट अफेयर्स, जो कि आज के 17 मार्च के सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और सभी क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे मैं उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी यहाँ पे जो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ वो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और रेगुलर बेसिस पे सुबह सुबह 7 बजे करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। गुरु चेमाचेरी कुन्हीरमण नायर का 105 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पे इनके बारे में पूछा गया कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये थे कथकली से। कथकली में ये नृतक थे, यानी कि नृत्य करते थे कथकली शैली की। अब इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेते हैं। उन्हें कथकली की कल्लादी कोदन शैली में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता था। ठीक है। सन 1945 में भारतीय नाट्य कलायम की स्थापना की, जो उत्तरी केरल में नृत्य की पहली पाठशाला थी। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि उत्तरी केरल में नृत्य की पहली पाठशाला किसने स्थापित की थी? तो इन्होंने ही भारतीय नाट्य कला यहाँ पे नाट्य कलालयम की स्थापना की थी 1945 में। दूसरा यहाँ पे है इनसे एक्स्ट्रा पॉइंट, कथकली केरल का परंपरागत नृत्य है। यहाँ पे पूछ सकता है कि केरल का जो नृत्य है वो क्या है, या फिर कथकली कहाँ का नृत्य है? तो केरल का नृत्य है। यह नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। कला के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको। 2017 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली फेंसर कौन बनी? यहाँ पे फेंसर का मतलब है तलवारबाज, यानी कि भारत की तरफ से पहली यहाँ पे बनी है तलवारबाज जो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली बनी है। इनका नाम है भवानी देवी। ठीक है। तलवारबाजी का ये खेल खेलती हैं और ये पहली भारतीय बनी है जो ओलंपिक में क्वालिफाई की हैं भारत की तरफ से तलवारबाज खेल में। इनसे देख लीजिए, जुड़े एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया इन्होंने, जो अभी 2020 में आयोजित किया जाना था। कोविड-19 की वजह से ये 2021 में आयोजित किया जाएगा, इसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं इनसे रिलेटेड। तमिलनाडु की ये रहने वाली हैं भवानी देवी। 8 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। ठीक है। इन्होंने वर्ष 2017 में आइसलैंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता था। 2017 में इन्होंने पहली बार जीता है और भारत में इन्होंने 8 बार ये नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। यह भारत का 50वां ओलंपिक कोटा होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इंडिया केम 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडिया केम मतलब केमिकल 2021 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो 2021 का आयोजन किया जाएगा ये नई दिल्ली में। ये कब किया जाएगा? 17 मार्च से लेकर 19 मार्च तक, यानी कि आज से लेकर परसों तक ये आयोजन चलेगा नई दिल्ली में। ठीक है। इंडिया केम का ये 11वां संस्करण है, यानी कि 10 संस्करण यहाँ अब इसके पहले हो चुका है। ये जो 2021 वाला है वो 11वां संस्करण है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में केमिकल एवं पेट्रोलियम क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। ठीक है। ये जो आपका है केमिकल और पेट्रोलियम क्षेत्र में भारत का, एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे इवेंट माना जाता है इंडिया केम। इसका आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स फिक्की के साथ मिलकर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल ये फिक्की जो है उसके साथ मिल के यहाँ पे इस आयोजन का यहाँ पे पूरा देखरेख करेंगे। अगला यहाँ पे है इससे पॉइंट रिलेटेड, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। थीम है इस बार का इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है। थीम आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में रिलेटेड थीम भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे इंडिया केम 2021 के थीम के बारे में देखते हैं फिर से। यहाँ पे थीम है इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं इस समय कौन? डीवी सदानंद गौड़ा जी। रसायन और उर्वरक जो मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ ले कि रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है तो डीवी सदानंद गौड़ा जी हैं इसके इस समय मंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WHO ने किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन की जो कोरोना वैक्सीन थी उसको यहाँ पे
आपातकाल इस्तेमाल के लिए यहाँ पे सिंगल डोज के लिए यहाँ पे उसको यहाँ पे मंजूरी दे दी है WHO ने, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के। इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। अब इस वैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्सीन मुहिम के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है जिन तक अभी तक कोई वैक्सीन नहीं पहुंची है। ठीक है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। टोटल सदस्य देश हैं 194। मुख्यालय है यहाँ पे जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और हेड हैं इसके इस समय के प्रेजेंट टाइम में टेड्रोस अधनोम। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, इसको आप ध्यान से देख के लिख भी लिया करिए। अगर नहीं लिखना चाहते तो PDF में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। आगे बढ़ते हैं हम अब। झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में कितने प्रतिशत नौकरी को आरक्षित करने संबंधित रोजगार नीति को मंजूरी दी है। तो झारखंड ने 75% यहाँ पे स्थानीय लोगों को, यहाँ पे जो स्थानीय इकाइयाँ हैं उसमें आरक्षण देने के लिए यहाँ पे इसकी नीति बनाई है, यानी कि 75% इसका सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। झारखंड से पहले हरियाणा सरकार ने भी इस प्रकार की नीति को मंजूरी दी थी। ठीक है। अगर यहाँ पे हरियाणा से भी पूछे तो आप हरियाणा से भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर झारखंड से पूछा जाए कि कितने प्रतिशत दिया है इन्होंने, तो 75% झारखंड ने इसको यहाँ पे इस नीति के अंतर्गत स्थानीय लोगों को यहाँ पे स्थानीय रोजगारों में यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ही कौन है झारखंड के? हेमंत सोरेन जी हैं। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू जी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया? ठीक है। भूरे कोयले यानी कि ब्राउन कोल से यहाँ पे इन लोगों ने हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। तो ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के दोनों देश मिलकर ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे $500 मिलियन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए ये सहयोग किया गया है। ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है पायलट। $500 मिलियन इसमें एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए करेंगे। उद्देश्य क्या है? तरलीकृत हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है और इसे विदेशों में सुरक्षित रूप से निर्यात किया जा सकता है। ये हो गया इसका उद्देश्य। जापान के बारे में देख लेते हैं। राजधानी है टोक्यो। यहाँ पे इस समय प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा जी, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और यहाँ पे इनके प्रधानमंत्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन। ठीक है। ये चीज़ें आप ज़रूर देखा करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं एग्जाम्स में, तो इसको ज़रूर देखा करिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रन को अब किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जा रहा है? ठीक है। नेशनल हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रन ये किस मंत्रालय के अंतर्गत लाया जा रहा है? तो इस समय ये लाया जा रहा है गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में। ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन आया तो अगर पूछे किस मंत्रालय के अंतर्गत लाया जा रहा है, तो गृह मंत्रालय आप सही है यहाँ पे आंसर लगाएंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। अभी यह महिला एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था, यानी कि अगर ये पूछे कि अब गृह मंत्रालय में हो गया है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया है, लेकिन इसके पहले वो किसके अंतर्गत काम करता था, तो यहाँ पे बताएंगे आप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। नेशनल हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रन को चाइल्ड लाइन 1098 के रूप में जाना जाएगा, यानी कि आप 1098 डाल करके इसके लिए सहायता मांग सकते हैं। चिल्ड्रन, ठीक है। चाइल्ड लाइन 1098 को गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का अर्थ यह है कि अब इस नंबर पर कॉल करने पर सोशल वर्कर के बजाय पुलिस कॉल को रिसीव करेगी। ठीक है। अभी तक आप जब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत जाता था ये, आप 1098 जब कॉल करते थे, लेकिन अब जब कॉल करेंगे इसके अंतर्गत, चाइल्ड लाइन के अंतर्गत 1098 के अंतर्गत, तो अब ये जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपको पता है पुलिस आती है, तो अब पुलिस इस कॉल को रिसीव करेगी। ठीक है। अगर पूछता है कि गृह मंत्री कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो ये अमित शाह जी हैं। महिला एवं विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जो आपके कपड़ा मंत्रालय को भी देखती हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक का पदभार संभाला है? अंतर्राष्ट्रीय सौर यहाँ पे गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने यहाँ पे पदभार संभाला है? तो अजय माथुर जी हैं, जो कि भारत से हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक का पद संभाला है। इन्हें 4 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक चुना गया है। इन्होंने उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लिया है। ठीक है। उपेंद्र त्रिपाठी जिसके पहले यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक थे, अब इनकी जगह पे अजय माथुर होंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक।
इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका यहाँ पे देखेंगे कि स्थापना कब हुआ है, तो 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पे है ये? गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव, हरियाणा, भारत में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछे कहाँ पे स्थित है तो गुरुग्राम कहेंगे, किस स्टेट में स्थित है तो हरियाणा में कहेंगे, और किस कंट्री में स्थित है तो भारत कहेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एना मरीन के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। सना मरीन है, सना मरीन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? ठीक है, तो यहाँ पे सना मरीन के बारे में मैं बता दूं कि ये फिनलैंड की यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। राजधानी है फिनलैंड की हेलसिंकी, और राष्ट्रपति आपको बता दूं यहाँ पे हैं साउली निनिस्टो, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आपको प्रधानमंत्री तो पता ही चल गया, सना मरीन जी हैं। और यहाँ की मुद्रा है फिनलैंड की यूरो, मुद्रा है यूरो। राजधानी है यहाँ पे हेलसिंकी, देश है फिनलैंड, राष्ट्रपति हैं साउली निनिस्टो, और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं सना मरीन। इनके साथ 16 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे वर्चुअल शिखर सम्मेलन किया था। इसके बारे में देख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक रूप से संवाद किया एवं परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और फिनलैंड व्यापार, शिक्षा, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यानी कि भारत और फिनलैंड व्यापार तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ शिक्षा, नवाचार, विज्ञान यानी कि नवीकरणीय यहाँ पे जो साइंस है, और प्रौद्योगिकी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में ये साथ मिलकर काम कर रहे हैं भारत और फिनलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट रीहैब की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया है प्रोजेक्ट रीहैब। रीहैब क्या है? रिड्यूसिंग एलिफेंट, उसके बाद आर से तो रिड्यूसिंग एलिफेंट हो गया, HAB से है आपका ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। ठीक है, ये हो गया आपका रीहैब का फुल फॉर्म। रीहैब खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा राष्ट्रीय शहद मिशन के तहत एक उप मिशन है। इस प्रोजेक्ट का मकसद मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव बस्तियों में हाथियों के हमले को रोकना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि मधुमक्खियों को यहाँ पे उकसाते हैं, जिससे वो हाथियों को परेशान करती हैं, और हाथी परेशान होकर मानव बस्तियों की तरफ भागती हैं, जिससे मानव बस्तियों को खतरा होता है। तो दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ सारी चीज़ें। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहेंगे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से, तो आप गारंटी लेता हूँ कि कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपका करंट अफेयर इंप्रूव होने लगा है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कहीं पे भी आप ज्वाइन हैं, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो शेयर का बटन आता है, उस पर क्लिक करके शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।